स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और हमारा आज का 5 मिनट पीटी सीरीज में टॉपिक है विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला। इसके बारे में देखेंगे। गुफा कला के अगर बारे में बात करें तो अभी जब उत्खनन हुआ, पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने ये खोज निकाला है कि इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला जो है, और जिसमें इसमें अगर इमेज की बात करें तो एक जंगली सूअर को इसमें चित्रित किया गया है। ये जो गुफा है इसमें ये इस टाइप की इमेज है। ये इमेज आप पहले देख लीजिए, तो इस इमेज के थ्रू हम सारी कहानी समझेंगे तो जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो इमेज बनाई गई है ये एक जंगली सूअर के बारे में सूअर की बनाई गई है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, सारे फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो भी होगा। तो ये चित्रकला जो है ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सुदूर घाटी में लियोंग टेडोंगे गुफा में ये जो पेंटिंग है, चित्रकला है, ये पाई गई है। साथ ही में ये चित्रकारी ऐसा माना गया है कि अप्रॉक्स 45,500 वर्ष पुरानी है। सबसे पुरानी चित्रकला के रूप में इसे जाना गया है। साथ ही में ये चित्रकारी जो है वो लाल गेरुए रंग से की गई है। आपने इमेज में अभी देखा ही कि इसमें पूरी जो पिग की जो इमेज है वो पूरी लाल रंग की थी, जिसमें एक जंगली सूअर की छोटी सी शिखा और आंखों के सामने सींग की आकृति भी दर्शाई गई है। अब ये जब सींग की आकृति दर्शाई गई है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सींग की आकृति दर्शाने के पीछे जो मोटिव रहा हो ये वो यहाँ का सामाजिक संघर्ष हो, या फिर हो सकता है कि कुछ और जो सूअर जाति है, अब एक सूअर तो रहा नहीं होगा, काफ़ी सारे रहे होंगे, तो उनके बीच की जो संघर्ष की कहानी है वो ये इमेज जो है वो व्यक्त करने की कोशिश कर रही है, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। सुलावेसी जो है वो सूअरों का शिकार मनुष्यों के द्वारा कई हजार वर्षों से यहाँ पे किया जा रहा था। अभी ऐसा वो किया गया है। साथ ही में यहाँ पे दिखाया गया है कि इसी द्वीप के हिमयुगीन शैल कलाओं में भी सबसे अधिक संख्या जो है वो उन्हीं की पिगों की पाई गई है। साथ ही में जो ये दर्शाता है, अब जब सबसे ज़्यादा संख्या पाई गई है तो हो सकता है कि लंबे समय से उनका उपयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता रहा हो, यानी लोग जो हैं वो मार कर सूअर को और खाते रहे हों, ऐसा माना गया है। इसके अलावा ये तत्कालीन लोगों की रचनात्मक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति को भी दर्शाने का कार्य करती है। ये यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही में कुछ और प्रसिद्ध चित्रकलाएं देख लेते हैं। भारत में जो और फेमस चित्रकलाएं हैं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये अभी खोज की गई है। हो सकता है कि यहाँ से पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अन्य प्राचीन गुफा चित्रकलाओं की बात की जाए तो अभी तक जो मानी जा रही थी सबसे प्राचीन वो रॉक कला दृश्य माना जा रहा था कि कम से कम ये जो है ये 43,900 वर्ष पुरानी है, लेकिन अब खोज की जा चुकी है एक और पुरानी गुफा की। अब ये जो गुफा थी इसमें ऐसे मानव तथा जानवरों का यहाँ पे चित्रण किया गया था जो कि सुलावेसी सूअर जो थे और बौने गिद्धों का शिकार करते थे। तो बौने यहाँ पे दो जानवर याद रखिएगा, सुलावेसी सूअर और बौने गिद्ध। भारत में अगर कुछ और उनकी बात की जाए तो वो हैं चित्रकलाएं, वो है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और भीमबेटका। अजंता के बारे में बात करें तो ये गुफा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास बसी हुई है। साथ ही में ये भी जो रॉक कट गुफा है उसी की श्रृंखला का एक रूप है, यानी इमेजेस जो है इसकी नक्काशी जो कारीगरी की गई है वो रॉक कट गुफा जैसे ही की गई है। इस गुफा में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करते हुए भी दिखाया गया है। ये बहुत फेमस पेंटिंग है फ्रेस्को पेंटिंग, तो उसका यूज़ करते हुए दिखाया गया है। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग कितने 100 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि 100 किलोमीटर यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसी के निकट में ही है। एलोरा की गुफा मंदिरों में सबसे जो उल्लेखनीय है वो कैलासा यानी कैलाश नाथ की गुफाओं की है, जिसमें टोटल जो है यहाँ पे ऐसा माना गया है कि टोटल एलोरा की गुफाओं में
कैलाशनाथ की जो गुफाएं हैं वो टोटल 16 गुफाएं हैं, जिनका जो कैलाशनाथ रखा गया है वो कैलाश पर्वत के नाम से रखा गया है। अब कैलाश पर्वत की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजीज, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भगवान शिव का यहाँ पे निवास स्थान हुआ करता था, यानी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते थे। एलिफेंटा की गुफाएं भी बहुत फेमस है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा में अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 7 गुफाएं हैं। उसके बाद भीमबेटका जो कि एमपी में है, होशंगाबाद और भोपाल के मध्य विंध्य पर्वत में स्थित है। साथ ही में ये भारत और विश्व की सबसे पुरानी चित्रकलाओं में से एक है। तो इसके 2 फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। होशंगाबाद के एमपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखिएगा। 11 अप्रैल को पेपर है, जो स्टूडेंट देने वाले हैं वो ये डेट भी याद रख लें। साथ ही में इसी से रिलेटेड एमपीपीसीएस की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। पूरी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, साथ ही में सब्जेक्ट्स, वो स्टडी ऑफ एमपी बाय रामायस चैनल पर करवाई जा रही है, तो उसे भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क अभी चर्चा में क्यों आया है? दिल्ली में बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब दिल्ली में बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैले होने के कारण यहाँ के वन विभाग ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, अब इसने बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी स्टार्ट कर दी है, इसलिए ये जो है ये चर्चा में है। देख लेते हैं कि ये पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। तो हरियाणा के गुड़गांव जिले में ये स्थित है। ये उद्यान दिल्ली से बात की जाए तो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है और गुड़गांव से 15 किलोमीटर, यानी दिल्ली से 50 किलोमीटर और गुड़गांव से 15 किलोमीटर। ये फैक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे किस किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? तो यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के साथ साथ इस पार्क में स्थानीय पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके चलते अब यहाँ पे दोनों तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। तो जो पक्षी प्रेमी हैं वो इस उद्यान में विशेष रूप से यहाँ पे विजिट करने आते हैं। साथ ही में इस उद्यान में प्रवासी पक्षियों का जो आगमन होता है, जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो सितंबर माह में शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक लगभग जो हैं ये रुकते हैं। तो कब आते हैं? सितंबर में ये आ जाते हैं और मार्च अप्रैल तक अप्रॉक्स रुकते हैं। साथ ही में ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के टाइम पीरियड में और मॉनसून के टाइम पीरियड में जो स्थानीय पक्षी हैं इनकी यहाँ पे अलग अलग प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर जो बर्ड्स हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे अलग अलग हमें देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में ये जो उद्यान है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसी के अंदर एक झील भी है। ये झील जो है लगभग इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1.21 वर्ग किलोमीटर है, जिसे 1971 में पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1959 की धारा 8 के तहत इसे अभयारण्य यानी सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। इंग्लिश में है पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1959 की धारा 8 के तहत इसे सेंचुरी का दर्जा दिया गया। उसी के बाद जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1991 में। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। साथ ही में इस उद्यान में कुछ और भी प्राणी पाए जाते हैं, जैसे पहले 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, स्तनधारी और पक्षी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। जो स्तनधारी में कौन कौन से पक्षी हैं? कृष्ण मृग जिसे ब्लैक बक कहा जाता है, नीलगाय, पाढ़ा जिसे हॉग हिरण के नाम से भी जाना जाता है, पाढ़ा जो है हॉग हिरण, साथ ही में सांभर और तेंदुआ, ये स्तनधारी पक्षी होते हैं। उसके अलावा पक्षी में साइबेरियन क्रेन पाया जाता है, ग्रेटर फ्लेमिंगो, उसके बाद डेमोई सेल क्रेन, इसे स्थानीय भाषा में कुर्जा कहा जाता है या फिर कुर्जा और
वो रा और जा वाला, और वो साथ ही में कुर्जा। साथ ही में हरियाणा में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे कि एक है अन्य उद्यानों में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले में है। तो अगर कभी हरियाणा में कुछ और भी पूछा जाए तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये, इसके बारे में फिर हम कभी डिस्कस कर लेंगे। ये हमने ऐसे ही आपको बता दिया। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क की इमेज है जो कि हमने गूगल से निकाल के लगाई हुई है। आप और इमेजेस के लिए गूगल में विजिट कर सकते हैं, आपको और इंटरेस्टिंग जो इमेजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।